Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss about in brief about the cell cycle. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल. सेल साइकिल का मतलब क्या होता है. सेल साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल ग्रोज एंड डिवाइड टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ. एक नॉर्मल जो सेल है कहीं भी किसी की भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या प्लांट्स में, वो अपने आप को क्या करती है, डिवाइड होती है और एग्जैक्टली अपनी कॉपी बनाती है. इसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न, जिसका कंप्लीट प्रोसेस आता है सेल साइकिल के अंदर में. जैसा कि हमने देखा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर सेल डिवीज़न या सेल साइकिल कहाँ मोस्टली देखी जाती है, जहाँ पर उनकी ग्रोथ फेज़ है या जहाँ उनको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे जनरली माइटोसिस का प्रोसेस होता है जो कि लिंक्ड है किससे, सेल साइकिल से. इन होल अगर हम देखें कि सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 24 आवर्स तक चलता है और 24 आवर में एक सेल की साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है. जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन की सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल में चलती है और कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है. लेकिन जो कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो कि डिवाइड नहीं होती. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी न्यूरॉन्स हैं, वो वंस अगर ग्रो करके मैच्योर हो जाए तो उसके बाद वो डिवाइड कभी भी नहीं होती है. नेक्स्टली हम लोग देखेंगे कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल के कौन कौन से फेजेस होते हैं. तो इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि सेल साइकिल यानी कि एक साइकिल की तरह ये इमेज हमको दिख रही है. इसमें हम देख रहे हैं कि सेल साइकिल का जो सबसे पहला फेज़ है वो है हमारा फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसको हम कहते हैं जीवन. जीवन फेज जो है वो ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है. देन इसके बाद हम देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का फेज़ है, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज़. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है G2 यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. और यहाँ से G1S और G2 जनरली ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है इंटरफेज. G2 के बाद जो फेज़ हमारा सेल साइकिल में आता है वो आता है माइटोटिक फेज़, यानी कि इसमें कि एक्चुअल डिवीज़न होता है सेल का, जिसके डिफरेंट फेजेस हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. सो हमने देखा कि सेल साइकिल की जो 3 फेजेस हैं वो इस प्रकार है. G1 ग्रोथ एंड सिंथेसिस फेज, S फेज जिसमें कि डीएनए का सिंथेसिस होता है, G2 प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न एंड लास्ट होता है हमारा M फेज. M फेज इंक्लूड करता है 2 प्रोसेस की ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें 2 प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट होता है माइटोसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस जो है एक्चुअल सेल का डिवीज़न माना जाता है, जिसके रिजल्ट्स में 2 सेल्स का निर्माण होता है. अब इन डिटेल में अगर थोड़ा सा हम समझें इन फेजेस को, तो सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज़ या ग्रोथ फर्स्ट फेज़. G1 फेज़ जनरली स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस. और ये इसके बाद जो हमारा फेज़ नेक्स्ट आता है G1 के बाद वो आता है हमारा S फेज़ यानी कि सिंथेटिक फेज़. ये फेज़ माना जाता है कि जितने भी सेल साइकिल की फेजेस है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है. इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारा इसका गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे इसमें इस फेज़ में सिंथेसिस होते हैं. और जो हमारा नेक्स्ट एस फेज़ है उसके लिए जो भी प्रोटीन्स या फिर दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है तो वो G1 फेज़ में सेल के द्वारा बनाया जाता है. दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इस फेज़ में एक डिसीजन फेज़ होता है G1 में कि आफ्टर G1 उसको रेप्लिकेशन करना है, एस फेज़ में एंटर होना है या फिर सेल साइकिल को उस सेल को एग्जिट होना है. जब रेप्लिकेशन होता है तो सेल साइकिल नेक्स्टली कंप्लीट होती है. लेकिन अगर ये सेल डिसाइड कर ले कि हमें रेप्लिकेशन नहीं करना है तो ये एक क्यूसेंट स्टेट में पहुंच जाती है सेल, जिसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है. इसको हम कहते हैं G0 फेज़. G1 के बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ जो आता है वो उसको हम कहते हैं S फेज़, जो कि एक रेप्लिकेशन का पार्ट है. इसमें जो क्रोमोसोम हमारे होते हैं उसका रेप्लिकेशन होता है. वो एग्जैक्ट 2 कॉपीज़ में डिवाइड होकर अपनी कॉपी बनाते हैं. और जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं. डीएनए और हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोसोम बनाए जाते हैं. तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डीएनए अपनी एक आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाता है, जिसके रिजल्ट्स में 2 सेम क्रोमोसोम का निर्माण होता है और फॉर्मेशन होता है. दूसरी बात स्पेशली देखा जाए कि जो 2 क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर इसमें बनते हैं रेप्लिकेट होके, वो एक पेयर के रूप में रहते हैं और फिजिकली आपस में लिंक्ड रहते हैं, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं.
In animal cell, a pair of centriole is also duplicated during the S phase. हम जानते हैं कि जो centriole है only कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में, और वो भी S phase के अंदर DNA के साथ रेप्लिकेट होता है और एक सेंट्रियोल से हमारे पास 2 सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाता है। एस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है उसको हम कहते हैं G2 फेज या सेकेंड ग्रोथ फेज। जैसा कि हम जानते हैं कि G2 के बाद हमारा आता है माइटोसिस फेज यानी कि G1S G2M। तो माइटोसिस के अंदर जो भी प्रोटीन या एसेंशियल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है तो उसमें G2 फेज का स्पेशली रोल है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो G1 और G2 फेज है, ग्रोथ का मतलब है था कि ओवरऑल जो सेल है जिसमें डिवीज़न हो रहा है उसकी साइज़ में भी इंक्रीज़ होता है। तो इस फेज़ में जब हम बात करेंगे G2 की, तो ये फेज़ जो होता है जस्ट हमारे माइटोसिस के पहले आता है और इसके अंदर भी सेल एक तरह का डिसीजन मेकिंग करती है कि उसको एग्जिट करना है सेल साइकिल से या सेल साइकिल को कंटिन्यू करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फेज यानी कि G1S G2 को हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है वो होता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज। एम फेज के अंदर हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो माइटोसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। और माइटोसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, जिसमें फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड है प्रोमेटाफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में जो है वो है टीलोफेज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोसिस स्टेजेस, तो इन स्टेज में हम देख सकते हैं कि सेल साइकिल कम्प्लीटली कैसे अपना फंक्शन करती है या माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस क्या हैं एक सेल के लिए, और उसमें इमेज से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इमेज में देखेंगे प्रो मेटाफेज स्टेज को या फिर प्रोफेज को, सॉरी। सबसे पहले तो प्रोफेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन का स्टार्ट हो गया, स्पिंडल बनना स्टार्ट हो गए और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेज में होती है वो ये होती है कि इसका न्यूक्लियस और सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेज के बाद हम देखते हैं इसमें आता है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के अंदर जो स्पिंडल्स होते हैं वो फाइबर वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम के अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन फर्दर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। देन आता है मेटाफेज। मेटाफेज का जो मोस्ट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है वो ये होता है कि इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में एक मेटाफेज प्लेट टाइप बनाते हैं, और जो सेंट्रियोल से अपोजिट पोल से स्पिंडल होता है वो क्या करता है, इन क्रोमोसोम को कनेक्ट किए हुए रहता है। मेटाफेज के बाद हमारी जो स्टेज आती है वो है एनाफेज। एनाफेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट या आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम ब्रेक हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है, अपोजिट पोल पे मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। एनाफेज के बाद जो स्टेज आती है वो होती है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर जस्ट रिवर्स फेज हम माना जाता है हमारा प्रोफेज का। इसमें क्या होता है कि जो मेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर साइड में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर जो डिसअपियर हो गया था वो वापस क्या होता है, रीअपियर होना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो होती है वो उसमें डिसअपियर हो जाती है। टीलोफेज के बाद जो फाइनल फेज आता है वो था हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि दोनों सेल्स का आपस में कंप्लीट डिवीजन। इस तरह से साइटोकाइनेसिस के बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल्स हमें मिलती है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स की तरह। सो हमने देखा कि किस तरह से सेल साइकिल का प्रोसेस इसमें कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।